हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। शाम का वक्त शारंग बिल्ला में विप्लव एक बहुत गहरी ही नींद लेकर उठा था और जब फ्रेश होकर अपने कमरे से निकलता है तो उसे वैद्य के कमरे के सामान पटकने की आवाज़ सुनाई। उस आवाज़ को सुनते हुए विप्लव उस वैद्य के कमरे में आता है तो देखता है माही चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी थी और वैदिक ने गुस्से में चाय का ट्रे पटक दिया था। तब तक वहाँ पर अमृत और चित्रांग भी आ चुके थे। वर्षा और वैशाली भी आ गई थी। विप्लव जिसे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, वैदिक की हरकत पर उसे घूरते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? वैदिक विप्लव के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, मैं पागल हो गया हूँ और मुझे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए। उसके बाद माही की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए आपके हाथ से चाय कॉफ़ी कुछ भी। मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद आकर खा लूँगा। विप्लव वैदिक की बदतमीजी को देखकर अपने दांत पीसते हुए बोला, एक थप्पड़ रसीद कर लगाऊंगा गाल में, सारा होश ठिकाने आ जाएगा। कोई इस तरीके से बात करता है अपने से बरिश है? वैदिक विप्लव के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोला, क्यों नहीं, उस आदमी ने मेरे पापा को गोली मार दी। आप मुझे थप्पड़ मार दो और कुछ आता है इस घर के लोगों को मारपीट के अलावा। विप्लव वैदिक की बात सुन हैरानी से चित्रांग की तरफ देखते हुए बोला, इसे किसने बताया? अमृत विप्लव की बात सुनकर बोला, सही वक्त पर पता चलना ही था, लेकिन वक्त से पहले पता चल गया। विप्लव अमृत की बात सुन एक गहरी सांस भरकर वैदिक की तरफ देखते हुए बोला, जिसने मैं तुम्हें बताया है सब झूठ है। वैदिक विप्लव के बाद तो अपना सिर हिलाते हुए चित्रांग की तरफ इशारा करके बोला कि हाँ, क्यों नहीं, इस घर के लोग ही सबसे बड़े सत्यवादी हैं, बाकी पूरी दुनिया झूठी है। विप्लव वैदिक के बाद पर उसके पास आकर उसके जबड़े को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें पता है एक लड़की को हैरस करके उसे छोड़ देना क्या होता है? ये देखकर चित्रांग और अमृत विप्लव के पास आकर उसे वैदिक से दूर करते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? विप्लव अपने आप को उन दोनों से छुड़ाकर वैदिक की तरफ इशारा करते हुए बोला, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, मतलब तो भी पता होगा इसे। वैदिक अपने गाल को सहलाते हुए रोते हुए विप्लव से बोला, हाँ और क्या आता है आप लोगों को? जब कोई आप लोगों के खिलाफ बोलना शुरू करे उसे मार कर चुप करवा दो। चित्रांग रोते हुए वैदिक को देखकर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए, चुप हो जाओ, रो मत, आप दूर रहो मुझसे, आप सब आपके कारण हो रहा है, आपके आने से कोई मुझसे प्यार नहीं करता और आप भी बस दिखावा करते हो, चले जाओ यहाँ से। वैदिक ने चित्रांग के ऊपर सामान फेंकते हुए कहा। जब वो गुस्से में रिमोट कंट्रोल उठाकर चित्रांग के ऊपर फेंकता है जो सीधा उसके सिर पर लगती है और वहाँ से खून आने लगता है, जिस कारण वो अपने माथे पर हाथ रख लेता है और अपनी जगह पर रुक जाता है। ये देखकर अमृत वैदिक के पास जाकर उसे पकड़ते हुए बोला, चुप हो जाओ वैदिक, कहा न तुमसे मैं तुम्हें कुछ नहीं पता है। वैदिक बिना किसी गिल्ट के चित्रांग को गुस्से में घूरते हुए अमृत की तरफ देखकर चित्रांग की तरफ इशारा करते हुए बोला, इन्हें कहिए यहाँ से चले जाओ और मेरे सामने मत आया करें, इन्हें देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। वैदिक की नफरत भरी आवाज़ को सुनकर चित्रांग अपने माथे पर निकल रहे खून पर अपना रुमाल रखते हुए वहाँ से चला जाता है। माही जाते हुए चित्रांग को देखने के बाद घूरकर वैदिक की तरफ देखती है और खुद भी चित्रांग के पीछे चली जाती है। विप्लव उन लोगों के जाने के बाद वैदिक को आंखें दिखाते हुए बोले, ये सब क्या था? वैशाली विप्लव की बात पर सुन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, वो बच्चा है अभी। विप्लव वैशाली की बात सुन वैदिक की तरफ इशारा करते हुए बोले, बच्चा समझकर छोड़ तो नहीं सकते ना, अभी इतनी नफरत भरी है इसके अंदर, बड़ा होगा तो और क्या करेगा? वैदिक विप्लव की बात पर उस पर चिल्लाते हुए बोला, हाँ मैं नफरत करता हूँ उनसे, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को मार डाला। विप्लव वैदिक के चिल्लाने पर उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, चिल्लाओ मत वरना सच में पीट दूंगा तुम्हें। तुम्हारे पापा ने क्या किया था तुम्हें पता है उसके साथ? वर्षा विप्लव के हाथ को पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाते हुए अमृत से बोली, वैदिक को संभालिए। इतना कहकर वर्षा विप्लव के लेकर वैदिक के कमरे से बाहर आ जाती है, जिसे देख विप्लव वर्षा से हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मुझे चुप करवा कर क्या हासिल करना चाहते हो आप लोग? वर्षा विप्लव के बाद सुन उसकी तरफ देखते हुए, तुम्हें चुप करवा कर हम कुछ हासिल नहीं करना चाहते। वो गुस्से में है और वो बच्चा है। जिसे सुनकर विप्लव ने होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान लेकर बोले, जो बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, मुझे नहीं लगता वो बच्चा है। वैशाली विप्लव के बाद सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम चाहे उस पर कितना भी चिल्ला लो, जब तक वो इस चीज़ को समझेगा नहीं, तुम्हारी बात उसके खोपड़ी में नहीं घुसेगी।
विप्लव वैशाली की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये इस तरीके से कितनी बार बात कर चुका है चित्रांग भाई से। जब से उसे पता चला है कि चित्रांग ने उसके फादर को मारा था, वर्षा ने जवाब दिया, जिसे सुनकर विप्लव अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं सिर्फ एक बार सुनकर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। चित्रांग भाई के ऊपर क्या बीत रही होगी। वैशाली विप्लव की बात पर बोली, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चित्रांग समझदार है। विप्लव वैशाली की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा, शाम हो चुकी है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। भाभी कहाँ है? वर्षा विप्लव की बात सुनकर बोली, वो तो शोभित के साथ ऑलरेडी हॉस्पिटल जा चुकी है। विप्लव उन लोगों की बात सुन अपना सिर हिला देता है और वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। विप्लव के जाने के बाद वैशाली और वर्षा एक दूसरे को देखने लगे और वैशाली वर्षा की तरफ देखते हुए बोली, पानी सर के ऊपर जा रहा है, जिसे सुनकर वर्षा वैशाली की बात पर अपना सिर हिला देती है। इधर रात का वक्त सिटी हॉस्पिटल में मृत्युंजय और सुधांशु को अलग अलग ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन के लिए ले जाया गया था। 3 घंटे बाद सुधांशु को ऑपरेशन थिएटर से निकाल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकर मृत्युंजय का ऑपरेशन अभी भी चल रहा था। सभी लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर जल रहे लाल बत्ती को देख रहे थे। जब आखिरकार 5 घंटे की सर्जरी के बाद वो लाइट बंद होती है, फिर प्रत्युष अपने चेहरे से सर्जिकल मास्क उतारते हुए बाहर आता है। वहाँ पर ऋतिक और बाकी सब लोग खड़े हुए थे। प्रत्युष ऋतिक को एक नज़र घूरने के बाद विप्लव को इग्नोर करके शोभित की तरफ देखते हुए बोला, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, कल शाम तक उन्हें होश आ जाएगा। प्रत्युष के बाद पर शोभित उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, थैंक यू सो मच डॉक्टर। शोभित प्रत्युष की बात सुन अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, थैंक यू कहने की बात नहीं है, ये मेरा पेशा था। इतना कहकर प्रत्युष ऋतिक को घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। अमृत जो कि वहाँ आया हुआ था, हल्का सा हंसकर ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, हा 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 हा, तुमने बेवजह उस डॉक्टर से दुश्मनी मोल ले ली, कैसे घूरता है वो तुम्हें। ऋतिक अमृत की बात सुन इग्नोर करते हुए बोला, उस बेवकूफ़ को क्या ही नोटिस करना। अमृत ऋतिक की बात सुनकर उसे देखते हुए बोला, लेकिन इस बेवकूफ़ ने अभी मृत्युंजय की जान बचाई है, क्योंकि वो डॉक्टर है, इसलिए उसने जान बचाई है। अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। ऋतिक ने भड़कते हुए कहा, जिसे देखकर अमृत चुप हो जाता है। फिर मृत्युंजय को ऑपरेशन थिएटर से निकालकर जब तक होश नहीं आ जाता तब तक के लिए आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। ध्रुवी जो कि वहीं पर खड़ी हुई थी, उसकी तरफ देखते हुए महक बोली, माँ को मैंने उनसे कहा कि मुझे ज़रूरी काम है, इसलिए आने में शाम हो जाएगी और सुधांशु भी कुछ दिन बाद अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाएगा, ध्रुवी ने जवाब दिया। जिसे सुनकर महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, तुमने ठीक किया झूठ बोलकर, वैसे भी उनकी तबीयत खराब होती है। ध्रुवी महक के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर माँ को पता चल गया तो। महक ध्रुवी की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोले, लेकिन उन्हें बताएगा कौन। ध्रुवी महक की बात पर अपना सिर हिला देती है तो महक सब लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, मैं यहाँ पर हूँ और अमृत भैया भी हैं, आप सब लोग चले जाओ। शोभित महक की बात सुनकर विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, वापी इसे लेकर घर जाऊं और मैं अमृत भाई यहाँ पर रुक रहे हैं। राजीव शोभित के साथ देते हुए महक से बोला, शोभित बिल्कुल सही कह रहा है, कल एकांश बहुत रो रहा था, तुम्हें घर जाना चाहिए। एकांश के जिक्र को सुनकर महक को उसका रोता हुआ चेहरा याद आ जाता है, जिसे याद कर वो अपना सिर हिला देती है और विप्लव विकल्प के साथ उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। ध्रुवी वहीं पर रुकी हुई थी, जिसे देखते हुए शोभित बोला, तुम्हें भी घर जाना चाहिए, यहाँ पर हम सब है, सुधांशु का ख्याल रख लेंगे। जिसे सुनकर ध्रुवी शोभित की तरफ देखते हुए बोली, भाई वो अपने पापा और भाई के बारे में पूछ रही हो? शोभित ने बीच में पूछा, जिसके जवाब में ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए बोली, माना बहुत गलतियाँ की हैं उन्होंने, लेकिन मेरा तो फर्ज है ना उन लोगों की जानकारी लेना। ध्रुवी की बात सुन शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, तुम्हारे फादर को पुलिस निगरानी में अस्पताल में रखा गया है, लेकिन धैर्य के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ध्रुवी शोभित की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब कानून उन्हें सजा नहीं देगा? बिना सबूत और गवाह के वो निर्दोष है। शोभित ध्रुवी की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है, जिसे देखकर ध्रुवी गहरी सांस भरते हुए कहती है, मैं उनसे मिल सकती हूँ? राजीव ध्रुवी की बात सुनकर बोला, चलो मिल कर आते हैं, उसे होश आ चुका है। शोभित राजीव की बात सुनकर बोला,
आप ये क्या कह रहे हो? राजीव शोभित की बात पर सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर वो तुम लोगों के साथ होता तो शायद ऐसा न होता। सुधरने का मौका सबको मिलना चाहिए। जिसे सुनकर शोभित बड़ी ही खटास भरी आवाज़ में बोला, उनके जैसे लोग कभी नहीं सुधरते। ध्रुवी शोभित की बात सुनकर बोली, मुझे उन पर यकीन नहीं है और मैं उन्हें कोई मौका भी नहीं देने वाली। अपनी बहन होने का फ़र्ज निभा रही हूँ, इसलिए मिलना चाहती हूँ। शोभित ध्रुवी की बात पर अपना सिर हिला राजीव की तरफ देखते हुए बोला, उससे मिलने के बाद ध्रुवी को घर छोड़ दीजिएगा और आप भी चले जाना, मैं यहाँ पर हूँ। राजीव शोभित की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और ध्रुवी को लेकर धैर्य के वार्ड की तरफ चला जाता है। उन लोगों के जाने के बाद शोभित ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, डेविड कहाँ है? ऋतिक शोभित के सवाल पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, मेरा चमचा नहीं है, उसका मालिक तो बिस्तर पर लेटा हुआ है, मुझे क्या पता। शोभित ऋतिक की बात पर उसे घूरते हुए बोला, अजीब अजीब बातें करते हो यार तुम लोग, सिंपल से बात के जवाब नहीं देते। ऋतिक शोभित की घूरती हुई नज़र उसके खुद पर महसूस करके बोला, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा चेला नहीं है वो। अमृत उन लोगों के बहस के बीच में आते हुए ऋतिक की तरफ देख कर बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कुणाल कहाँ है? ऋतिक अमृत के सवाल पर उसकी तरफ देख बिना किसी भाव के बोले, मैंने उसे वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ से सिर्फ फरिश्ते वापस आते हैं, लोग नहीं। ऋतिक की बात पर अमृत अपने दांत पीसते हुए बोला, तुमने पिछले जन्म में अपने मानसिक संतुलन को किसी भारे पर कसाई को बेच दिया था क्या? ऋतिक अमृत की बात को इग्नोर करते हुए बोला, मेरा बॉस जल्दी से होश में आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अमृत ऋतिक की बात सुनकर कूटते हुए बोला, तुम्हारे और मृत्युंजय के सामने कुछ कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना जैसा है। ऋतिक अमृत की बात पर उसे ठंडी आंखों से देखने के बाद फिर से इग्नोर कर देता है, जिसे देखकर अमृत बुरी तरीके से चिढ़ जाता है। न जाने क्यों ऋतिक को सिर्फ मृत्युंजय से बनती थी, बाकी किसी से भी नहीं। उन दोनों को चुप हो जाने के बाद शोभित अमृत की तरफ देखते हुए बोला, चित्रांग नहीं आया? अमृत शोभित की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, घर में तो एक अलग ही सीन चलता रहता है, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? शोभित ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, जिसके जवाब में अमृत शोभित की तरफ देखते हुए बोला, वैदिक शाम के नाश्ते के लिए नीचे नहीं आया था, माँ ही सब बच्चों को नाश्ता दे रही थी। जब वैदिक के कमरे में गई तो वैदिक ने उसके हाथ से ट्रे लेकर पटक दिया। फिर क्या शुरू हो गया तमाशा? अमृत की बात पर शोभित थोड़ा सा परेशान होते हुए बोला, समझ नहीं आ रहा इस वैदिक का करे क्या? लड़का समझने का तैयार ही नहीं है। ऋतिक उन दोनों की बात को सुनते हुए बोला, तुम लोगों का फैमिली मैटर है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, बच्चे के लिए उनके माता पिता भगवान की तरह होते हैं। लेकिन एक बात और है, जहाँ उन्हें प्यार ज़्यादा मिलता है वो वहीं जाते हैं, इसलिए उसके साथ जितना हो सके नॉर्मल रहने की कोशिश करो। अमृत ऋतिक की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो किसी की बात नहीं सुनता और ना ही किसी से बात करता है। ऋतिक अमृत के बात सुन कुछ पल चुप रहकर बोला, अभी वो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में अगर उसे बाहर भेज दिया जाए तो उसे सब लोगों से नफरत हो जाएगी। अगर अमृत ऋतिक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे बेहतर तरीके से पता है ये, लेकिन जैसे ही वो चित्रांग को देखता है उसका पारा चढ़ जाता है। ऋतिक अमृत की बात पर एक आह भरते हुए बोला, मुझे लगता है कि उसे सब कुछ बता देना चाहिए, चाहे उसके दिमाग में कुछ भी असर हो, इससे पहले कि वो ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचने लगे। सब कुछ क्लियर कर दो। अमृत ऋतिक की बात पर अपना सिर हिला देता है और मृत्युंजय को आईसीयू की तरफ जाते हुए कहता है, मैं और शोभित तुम घर जाओ। ऋतिक जाते हुए अमृत को बिना किसी भाव के देखने के बाद शोभित की तरफ देखने लगा, जिसे देख शोभित उसे देखते हुए बोला, विराट सारंग के बारे में पता लगाओ, शायद उसे पता नहीं है अभी तक अपने दादा की मौत के बारे में। ऋतिक शोभित की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और वहां से फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। उसे जाता हुआ देखने के बाद शोभित अमृत के पीछे चला जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।